जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपने हर जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या कभी इस पर गौर किया है? और गौर नहीं किया तो द न्यू भारत नागपुर में घूमते घूमते आज आ पहुंचा है ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी। एक ऐसा नाम जहां लोगों को आत्मविश्वास मिलता है, एक ऐसा नाम जहां से लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, आते हैं डल सी सूरत लेकर और जाते हैं स्मार्टनेस के साथ। ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी नागपुर के एक ऐसे युवाओं के संस्थान के रूप में जाना जाता है जहां न सिर्फ युवाओं को जीवन में क्या करना है बल्कि समाज के प्रति क्या करना है इसका भी ज्ञान मिलता है। द न्यू भारत के साथ आज जुड़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी के सीएमडी आदरणीय श्री संजय रखताटे जी। संजय जी, स्वागत है आपका द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपकी बुलंद आवाज़ सुनकर मुझे इस टाइटल का ज्ञान ऑलरेडी हो चुका है, द न्यू भारत, क्योंकि मेरे सामने बैठा है द न्यू भारत। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपकी शख्सियत है, हमने जब हम द न्यू भारत के लिए कुछ कार्यक्रम तय कर रहे थे कि नागपुर में किसके साथ करें, और हमारा जो मकसद है स्वस्थ चर्चा का मंच, तो हम चाहते हैं कि जहाँ से युवाओं की बुनियाद डाली जाती है वहाँ से शुरुआत की जाए। और ये कार्यक्रम जहाँ पर कि साल के करीब 5000 बच्चे एनरोल होते हैं और न सिर्फ जिंदगी सीखते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान बोध भी करते हैं। तो आपके साथ कुछ औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएं करने के लिए हम आज उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि आप खुलकर बात करें जैसा कि आप हमेशा करते हैं। क्या हम शुरू करें? बिल्कुल, स्वागत है आपका। चलिए, तो कॉफी के साथ आज हमारे साथ में है डॉक्टर संजय रखताटे जी, जो कि आज बात करेंगे युवा सोच और किस तरह से जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए खुद से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय रखताटे जी से मैं एक घटना सुनना चाहूंगा, वो घटना जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि जब आप किसी को बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो डॉक्टर संजय जी, मैंने आपके बारे में एक घटना पढ़ी है, दुर्घटना से सुघटना जिसे मैं मानता हूँ। लोगों के लिए, देखने वालों के लिए वो दुर्घटना थी, लेकिन आपने दुर्घटना को सुघटना में बदल दिया। तो यदि उसके बारे में आप देखने वालों को बताएं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन शुरुआत इस चर्चा की नहीं हो सकती। डॉक्टर संजय जी। 22 मार्च 2003 रायपुर से नागपुर आते हुए एक 120 की स्पीड से इंडिका एक स्टेशनरी ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकराई। जो ड्राइविंग कर रहे थे उनकी आंख चली गई, दांत पेट में चले गए। जो पीछे बैठे थे हमारे सम्माननीय अंकल जी, उनकी बाद में मौत भी हो गई। और मैं ड्राइवर सीट के बाजू में बैठा था, तो मेरा राइट हाथ अलग था, राइट पैर अलग था और नीचे का जबड़ा अलग पड़ा हुआ था। वापस लाते लाते अर्धमृत अवस्था से मृत अवस्था में ही मैं पहुंच चुका था। और शायद आप सबके प्रार्थनाओं का असर, माँ बाप का जो पुण्य है उनका असर है कि जब मुझे लाया गया, लाने के बाद में जो डॉक्टर अटेंड कर रही थी, जो मेरे छोटे भाई जो एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्हीं की एक सहपाठी थी, तो उसको लगा कि शायद संजय दादा है, कोशिश करके देखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे शॉक्स देकर वापस से इस धरातल पर आप सबके प्यार के लिए जिसकी शायद अभी पूरी होनी बाकी थी, वो उसके लिए वापस ला लिया। मेरा राइट हाथ जोड़कर रखा गया है, राइट पैर जोड़कर रखा गया है, नीचे का जबड़ा यहाँ से लॉक करके रखा गया है। चेहरे पे पूरे फ्रैक्चर्स होने की वजह से इस जगह पर पूरे टाइटेनियम के प्लेट लगे हैं। 150-200 स्क्रू मेरे चेहरे के अंदर लगे हैं। अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे बीप होता है, तो मुझे एक एक्सरे लेकर जाना पड़ता है चेहरे का, ये दिखाने के लिए कि यहाँ स्कल पे प्लेट्स लगी हुई है। मेरे राइट आँख की विजन चली गई। लेफ्ट कान में बहुत ज़ोर के 2003 से बहुत ज़ोर के अंदर से आवाज़ आता है। कई बार पानी आने के बाद आपका जैसे रिंगिंग साउंड आता है, वो आता है। और लेफ्ट साइड का फेस मेरा पूर्णतः डेड है, इसे सेवेंदर बेल पासी कहा जाता है। मेरी एक आंख बंद नहीं होती है, मैं तिरछा बोलता हूँ, तिरछा हंसता हूँ। उस समय तो बिल्कुल ही पूरी हालत ख़राब थी और ग्रेड 5 का मेरा फुट ड्रॉप था। इस परिस्थिति में कुछ 90 दिन तक बिस्तर पर हाथ पैर बांध कर रखा गया था, ये परिस्थिति थी।
और जैसा कि रवि आप भी मेरी एक प्रेरणा हैं, और प्रतिदिन हम रवि का दर्शन कर कर उठते हैं और रवि का दर्शन करके ही अपने दिन को विराम देते हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर ज़िंदगी में आप अपनी जो लाइबिलिटी साइड है उस लाइबिलिटी साइड पर अगर आप मेहनत करें और उस लाइबिलिटी साइड को किसी तरीके से आप एसेट साइड में लाकर अगर अपना कैपिटल बनाएं तो आपकी बैलेंस शीट ज़िंदगी की बड़ी तगड़ी हो सकती है। क्या बात है। यदि आपने शब्दशः सुना है, शब्द शब्द पर गौर किया है, तो जिस तरह से डॉक्टर संजय जी ने बताया, चेहरे पर 150 से अधिक स्क्रू होना, जबड़ों को लॉक करके रखना, दायां हाथ और दायां पैर जोड़ कर रखा गया है, इसके बावजूद जीने की इच्छा होना, क्या कारण मानते हैं? रवि, उन 90 दिनों की फोर्स्ड तपश्चर्या में मैं एक बात सीख चुका था कि ज़िंदगी में आप अगर बहुत तरक्की करना चाहते हैं तो हम बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों की होड़ में भागते रहते हैं। और इस अननेसेसरी होड़ को अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें और जब ज़िंदगी का अंत आता है, ऐसा हम कहते हैं, मैं तो अंत देखकर वापस ऊपर ईश्वर को छूकर मिलकर गले लगकर वापस आया हूँ। तो उन क्षणों में मैंने ये सीखा है, उन 90 दिनों में बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने सीखा है कि अगर ज़िंदगी में सचमुच आप तरक्की करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो एक ही गुरु मंत्र मैं आपको देता हूँ, स्वयं को प्यार करना सीखिए। क्या बात है। जब आप स्वयं को प्यार करेंगे तो आपको इमीडिएटली एहसास हो जाएगा कि लाइफ इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड टाइम इज़ रियली वेरी प्रेशियस। वी वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम इन थिंकिंग व्हाट वी डू नॉट हैव इन लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लूज इवन व्हाट वी हैव इन लाइफ। वी फोकस ऑन द स्ट्रेसिंग्स एंड वी लूज व्हाट ब्लेसिंग्स आर देयर इन लाइफ। क्या बात है। तो बस स्वयं को प्यार करता हूँ, आपसे प्रेरणा लेता हूँ। आप जैसे अनुज जो हैं उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं तो शायद थोड़ा बहुत इनके पीछे पीछे जाकर कुछ और कर ही सकता हूँ। क्या बात है। डॉक्टर संजय जी का मानना है स्वयं को प्यार करिए। यदि आप अपने आप को प्यार करते हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ, जब बच्चों के बीच में बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने आप को प्रेम करना है। आज की तारीख में समस्या ये है कि हम उस सबसे खूबसूरत इंसान को देखना भूल जाते हैं जिसे सबसे ज़्यादा कीमत जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, और वो होते हैं आप स्वयं। बिल्कुल। हम लोग दिन में शायद अपने आप को आईने में देखकर कभी प्रश्न नहीं करते बिल्कुल कि हमने आज क्या किया क्या नहीं किया। आईने के सामने सिर्फ हम जाते हैं खूबसूरती देखने के लिए। मेरा सवाल यही है कि आज के युवाओं की सोच में जो बाहरी सुंदरता है, ग्लोनेस लेना, स्मार्टनेस लेना, आपकी नज़र में आज के युवाओं को किन विशिष्ट बातों पर, जो ये शारीरिक संरचना, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, यदि जो आपके बारे में नहीं जानता होगा, जब वो आपसे पहली बार बात करे, पहली बार आपसे मिले, तो हो सकता है उसके मन में मनोभाव कुछ अलग अलग आते होंगे। तो आप उन युवाओं को जो किसी को देखे और समझे बिना या उसके पीछे की परिस्थितियों को जाने बिना तुरंत रिएक्ट कर देता है, जो बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसे आप किस रूप में देखते हो, क्या सलाह देना चाहेंगे? रवि, देखिए, हम जनरल लोग हैं, आम आदमी हम जिसे कहते हैं, और आम आदमी जो हैं इनके सपने बड़े सिंपल होते हैं और ये आम है, और आम होना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। तो नेचुरली जो आम आदमी की आम सोच होती है वो यही होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि देयर विल नेवर बी अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। करेक्ट। But one always has to understand that first impression is never the everlasting impression. यानी आप जब भी किसी व्यक्ति को मिलते हैं, 3 पायदान में मिलते हैं। पहले आप उस व्यक्ति को देखते हैं, फिर आप उससे मिलते हैं, और फिर आप उससे बात करते हैं। तो जब आप उसे देखते हैं तो नो डाउट जो बाहरी आवरण होता है कि आप किस प्रकार का एनवलप लेकर आए हैं जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सामने वाले के इम्प्रेशन के मीटर को डाउन करने के लिए। तो परिस्थिति के अनुरूप, परिस्थिति के अनुसार आपको वैसा होना भी चाहिए। कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं क्लास में जीन्स और टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ, तो शायद मैं अपने विद्यार्थियों के मन में वो शिक्षक का आदर जगा नहीं पाऊंगा। तो मेरा एनवलप
या वो आवरण अच्छा ही होना चाहिए। फर्ज कीजिए आज आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाला इंसान हूँ और मैं यहाँ पर 3/4 और गोवा का टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, तो वो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। मतलब हाँ, हालांकि मेरा ज्ञान उतना हो सकता है, लेकिन पहला आवरण जो है वो इंप्रेशन डालता है कि इंसान की ज़मीन तैयार हो जाती है। तो पहले आप उसे देखते हैं, फिर जब वो आपके पास में आता है तो आप उसे मिलते हैं। मिलने का मतलब ये होता है कि फिर आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है कि आपका पॉस्चर कैसा है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका जेस्चर कैसा है, आप कितने इंप्रेसिव है आपके बॉडी लैंग्वेज से। और फाइनली जब आप उससे बात करते हैं तो आप उस लैंग्वेज का प्रयोग करने के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर वो जो बनाया हुआ इंप्रेशन है या तो वो एकदम कम हो जाता है या फिर एकदम उस पर रबर स्टैंप लग जाता है। इसका एक सुंदर सा अपनी स्टाइल में मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। बस कीजिए एक नवयुवक नवयुवती को देखता है, देखने के बाद बिल्कुल टाइट टॉप, टाइट जीन्स हैं, बड़ी प्यारी कैटवॉक है, तो उसका देखना बड़ा अच्छा सुंदर लगता है, उसका दिल गले में आ जाता है। फिर वो आती है, पास में खड़ी रहती है, बाल खोलती है, बिखलाती है, वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसे और आकर्षित और मोहित करता है। और अगर बात करने पर उसके मुंह से काउन, कायले, भेव लागते ऐसा अगर शब्द निकल गया, ऐसा लैंग्वेज निकल गया, तो सारा बना बनाया इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो ये तीनों आयाम बड़े महत्व के हैं और इसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। चलिए ठीक है। यानी बहुत ज़रूरी है कि पहला इंप्रेशन हमारा हमेशा असरकारी होना चाहिए। हाँ। और असरकारी का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे अपने कंफर्ट में नहीं आता। हमें पूरी तैयारी के साथ में जब हम कहीं जा रहे हैं तो तैयार होकर के मतलब मैं सॉरी आपको मैं यहाँ बीच में इसलिए कि मैं आपके माध्यम से कोई भी गलत सिग्नल नहीं जाने देना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि असरदार जो आप बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे हमारा इंटरव्यू सुने भाई कि रवि सर ने बोला है असरदार होना चाहिए, संजय सर ने बोला है, तो जाके माँ बाप को ज़बरदस्ती मॉल में बहुत महंगे कपड़े खरीदने के लिए। जो भी अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास में हैं वो पद्धतशीर तरीके से सिस्टमेटिक थीम से सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन आना चाहिए। वो चाहे गरीब का कपड़ा हो या अमीर का कपड़ा हो, महंगा हो या सस्ता हो, प्रेजेंटेशन तो अपने हाथ में है। यानी प्रेजेंटेशन जो है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। सार ये है। बिल्कुल। आप जैसे भी आपने बताया था, मैं अपनी स्टाइल में बताता हूँ, बहुत सारे लोग बताते हैं और आपकी जो एक अपनी स्टाइल है, आप करीब साल के 5000 से अधिक बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी में 99% युवा ही आते हैं और उन युवाओं को जो एक अपनापन, जुड़ाव है या पागलपन कहूँ आपके प्रति, आपकी स्टाइल के प्रति, वो स्टाइल को अपनाना या उस स्टाइल के साथ ही मैं चलूँगा, कहीं कहीं ऐसा लगता होगा अरे यार ये तो क्या बोल रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके क्लास में प्रपोज कैसे करना ये भी सिखाया जाता है, कैसे आप माफ़ी मांगे ये भी सिखाया जाता है। एक्चुअली दरअसल ये सारी पार्ट्स हैं। हम जहाँ बैठे हैं वो ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी वक्ता तैयार करता है और एक बड़ा अच्छा सा शब्द है जो इनकी प्रतिस्पर्धा में, इनकी मंथली और ईयरली कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उसमें जो भाग नहीं लेता उसे भगोड़ा ऑफ द मंथ कहा जाता है। तो सारी चीज़ें यूनिक है। तो ये अपना स्टाइल, इन सारी चीज़ों को आपने कैसे सोचा कि इनके साथ ही यूथ कनेक्ट होगा? विश्वास कीजिए रवि, मैं ये सब अगर कुछ सीखा हूँ तो बस आप जैसे लोगों से सीखा। आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं भी आपको फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा है और मेरे लिए मेरे बहुत सारे गुरुओं में आप भी एक गुरु हैं। मैंने देखा है आप फाइट करते हैं, आप चीज़ों को, अपने आप को उस ट्यूनिंग में लाते हैं, लोगों के साथ सम्मिलित करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, लोगों की बात मानने के बाद अपनी बात करवाते भी हैं। ये जो चीज़ें सीखी है मैंने, एक बात अपने लाइफ में ये देखी है कि पीपल लाइक ओनली दोज पीपल हु आर लाइक देम। अब मैं यहाँ पे आके आपको unnecessary personality is nothing but a dynamic psychophysical system which is present within an individual which possesses characteristic traits and behavior, ऐसी ज़बरदस्ती की इंग्लिश बोल दूँ ये बताने के लिए कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। बिल्कुल। मेरा जीवन का मिशन है कि जो मेरे संपर्क में आएगा उसके जीवन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ना ही चाहिए। कहीं ना कहीं जिंदगी में जाकर उसने ये अपने आप के क्षणों में सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति के वजह से मेरे जीवन में एक आयाम, एक पहलू बदल चुका है।
और वो तभी हो सकता है जब मैं उन्हें उनका अपना लगूं। तो मैं हमेशा ये कोशिश किया कि मैं एक ऐसा टीचर बनूं। मैं नॉर्मली टीचर इस शब्द को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं टीचर के बजाय एक ऐसा गुरु बनूं जो गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा को चलाऊं, और उस ऐसे गुरु को बनूं जो उनका पिता हो, जिससे उन्हें डर लगे, जिससे वो आकर थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे, और वो पिता के अलावा मैं उनका एक मित्र बनूं, जहाँ पर वो ये आके बोल सके कि सर मेरे 2-3 लड़कियां मेरे दिल में गुदगुली कर रही है, बताइए इसमें से मैं किसको चाहूँ। 4 करियर के ऑप्शंस मेरे सामने पड़े हैं, ज़बरदस्ती का इंजीनियरिंग करवाने लगाया जा रहा है, पर मेरी इच्छा है कि मैं आर्ट में कुछ करूँ। तो मैं वो पिता भी बनूँ, मैं मित्र भी बनूँ, ताकि वो मेरे पास आकर ये बोल सके कि ये मेरी इच्छा है, मुझे करना है। क्योंकि जब बच्चा यहाँ आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप के मेहनत के पैसे लेकर आता है, तो मुझे ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो माँ बाप चाहते हैं वो चाहत जो है मैं उनके अंदर डेवलप करूँ, और उनके सपने साकार करने के लिए जो मुझे करना पड़ता है मैं अपनी स्टाइल में करता हूँ। क्या बात है। गुरुकुल परंपरा और गुरुकुल के भीतर पिता बनना, दोस्त बनना, और उन्हें डर के साथ अनुशासन, और अनुशासन के साथ मित्रता का भाव देना। यानी जीवन में डर भी जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, और मित्रता का भाव भी। तो एक पिता के रूप में किस तरह से हम यहाँ परवरिश देते हैं उसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं। और यहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी यहाँ जुड़े, कई अन्य उम्र के व्यक्ति भी यहाँ जुड़ते हैं जिन्हें कि अंग्रेजी बोलने में भय है, डर लगता है, वे सारे आते हैं और आकर के यहाँ बात करते हैं। सर, अंग्रेजी का भारत में एक कहीं ना कहीं खौफ कहूँ, या लोगों में एक बड़ा डर बैठा हुआ है। बोलनी आती भी है पर लोग बोलने से बचते हैं। अंग्रेजी भारत और हिंदी, अंग्रेजी भारत बीच में है और हिंदी, अंग्रेजी से भारत और भारत से हिंदी का सफर आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप एक तो अंग्रेजी के ट्रेनर हैं, अंग्रेजी आप ट्रेन करते हैं बच्चों को, साथ में बच्चा जो आता है, इनके पास में जो बच्चा आता है वो अच्छी चीज़ ये है करीब 70% या 70 के आसपास ग्रामीण तबके से आता है। मिक्स होता है। उसके ऊपर में अर्बन रूरल का पूरा मिक्सअप यहाँ पर दिखाई देता है, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों बच्चे आते हैं। इवन एज ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो आप जब इनके बीच जाते हैं, और आपके अपने व्यक्तिगत राय में आप किस तरह से देखते हैं कि भारत में यदि मुझे हिंदी आती है तो मुझे गर्व करना चाहिए, अंग्रेजी नहीं आती तो कोई डर नहीं, ठीक है हमारी भाषा नहीं है, नहीं आती कोई बात नहीं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी के बीच जो, इसको हिंदी नहीं, इसको अंग्रेजी नहीं आती, इसका कुछ नहीं हो सकता, सम्मान मिलता है भाषा के आधार पर, किस रूप में देखते हैं? सोसाइटी जो भेदभाव करने लगी है उसे किस तरह देखते हैं? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। वैसे मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ जब फॉलो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इंटरव्यूअर कोई मेरा इंटरव्यू ले कि मेरे बारे में रिसर्च भी करे, यहाँ की बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ उसको मालूम हो, और वैसे प्रकार का प्रश्न हो। तो वो आपके हाथ में मैंने अपना पतवार देकर बहुत ही बढ़िया काम किया, मुझे ऐसा लगता है। रवि, भारत एक ऐसा विचित्र देश है कई बार कि प्यार भी आता है और कई बार थोड़ी सी नाराज़गी भी आती है। सारी दुनिया की इकोनॉमी में ऐसा पाया जाएगा कि जो व्यवसाय करने वाला है वो उपभोक्ताओं की भाषा सीखता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो उपभोक्ता व्यवसाय करने वालों की भाषा सीख रहा है। ये पूरी उल्टी गंगा बह रही है यहाँ। आने वाले लोगों ने हमारे साथ हिंदी बोलना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए, इतने ही गावरानी भाषा बोलनी चाहिए अगर उनको मार्केटिंग करनी है। लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, या हम मजबूर हो रहे हैं, हालांकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ पिछले 30 साल से जी, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम उनकी भाषा सीखें। बड़ा विचित्र विरोधाभास लगता है। कई बार मैं ये भी सोचता हूँ, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश जी, कि देखिए कितनी सुंदर है हमारी मातृभाषा। ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा। अब आप हिंदी पे आइए, अनार का बिल्कुल, और ज्ञान का जी, जो भाषा एप्पल से शुरू होकर जिब्रा बनाती है, उस मौसी की हम ज्यादा इज्जत कर रहे हैं बिल्कुल, रादर जो माँ हमको अनार से लेके ज्ञान तक लेकर जाती है। बड़ा विरोधाभास है बिल्कुल, पर क्या करें।
समाज है, समाज को टक्कर देना हमारी जिम्मेदारी है, समाज के अनुरूप ढलना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर मजबूरी से ही सही अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो सीख कर हम दुनिया को ये बताएं कि हम किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं। हम अगर इंग्लिश बोलने में भी आए तो हम इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। बहुत विदेशों में जाकर कई बार भाषण वगैरह देता हूँ। विश्वास कीजिए रवि, बाहर के माँ बाप भारतीय बच्चों से डरते हैं क्योंकि हम 2 विषयों में इतने पक्के हैं, आप आश्चर्य करेंगे ये सुनकर, कि जिसकी वजह से उन्हें हमारे भारतीय विद्यार्थियों से डर लगता है। और वो 2 विषय है गणित और इंग्लिश। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारी जो टोनिंग है, हमारा जो इंटोनेशन है वो न्यूट्रल टोनिंग है, हमारी बात स्पष्ट समझ में सुनाई देती है। अभी जो इंग्लिश का आपने जो बताया है, बेसिकली ये समाज में बहुत बड़ा हवा बनाकर रखा गया है कि अगर आप मुझसे हिंदी में बात करते हैं तो आप थोड़ा सा डाउन है, नॉर्मल क्लास है, और अगर इंग्लिश बोला जाए तो एक बार आंख ऊपर करता है, हेलो सर बोलने पे आंख ऊपर आती है, थोड़ा बैठने को बोला जाता है, इज्जत दिया जाता है। तो फिर जैसी भाषा है वैसा, जैसा समय चल रहा है वैसी भाषा में हम ढलना भी चाहिए, पर इंग्लिश का डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें, या पता नहीं आगे का प्रश्न आपका क्या आ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इंग्लिश के बारे में बोलने की बात आ रही है तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इवन मेरे नौजवान युवकों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे फरिश्तों जिनको मैं कहता हूँ, मेरे यूथ्स को जो मेरे पास आते हैं, एंजल इसलिए भी कहता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश से आप कभी ना डरें। वो इसलिए ना डरें क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हम इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ इंग्लिश नहीं बोला, हमारे दोस्त भाई हमारे साथ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और हम 24 घंटा इंग्लिश नहीं लेते तो हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे? मातृभाषा जब आपने डेवलप की थी तो आप मातृभाषा सीखने के लिए क्लास थोड़ी लगाए थे, वो तो वातावरण में थी और आ गई। बिल्कुल। तो वातावरण में अगर इंग्लिश होती, माँ बाप समाज इंग्लिश बोलता, तो आज हम इंग्लिश बोलते, मातृभाषा का क्लास लगाते शायद। बिल्कुल। तो पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसे सुधारना मेरी जरूरत है। क्या बात है, वो मेरा कर्तव्य है। इसके लिए सिंपल गुरु मंत्र ऐसे है कि जहां इज्जत का प्रश्न ना हो, अपने मित्र हो, क्लास हो, अपनापन हो, वहां जैसी टूटी फूटी लंगड़ी लूली आती है वैसा बोलिए। जैसे आती है वैसा बोलिए। आई कम, यू गो, ही सीट, वी टॉक, उसमें मत शर्माइए। वो हमारी मातृभाषा नहीं है। सीखने के लिए आए हैं, विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुणधर्म है वो गलती कर सकता है। बिल्कुल। वो सीखना चाहता है। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ रवि, समझनी किसको है? मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल, किसको समझनी है? सामने वाले को। वो सामने वाले का टेंशन है, आप क्यों ले? आप बोलिए, हिम्मत बांधिए, थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर जहाँ इज्जत का सवाल है वहाँ जाकर थोड़ा कोशिश कीजिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हम उस वातावरण में नहीं जन्मे जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन उसे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य के साथ में अंग्रेजी का डर बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है और जिम्मेदारी, ओनरशिप लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमें लगता है इसके बिना काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि ज़रूरी है। और एक सारी भाषाएं सीखने में कोई गलती भी नहीं है। बिल्कुल, जितना आएगा इम्प्रेशन उतना अच्छा पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और इम्प्रेशन तभी बनेगा जब आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, और आज का युवा जो है किताबों से दूर लेकिन सोशल मीडिया के करीब, उसे कहानियाँ, उपन्यास, स्टोरीज, नॉवेल्स में समय गुजारने की बजाय सोशल मीडिया पर अंगूठा लगाने और उसे स्क्रॉल करने में बड़ा मज़ा आता है जी। और वहाँ पर कोई किसी धर्म पर, कोई किसी राजनीतिक पार्टी पर अननेसेसरी, अनवांटेड वहाँ पर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप ये 2 बटे हुए युवाओं को, या वहाँ से यहाँ तक के सफ़र को युवाओं के, आज का जो युवा है उसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया जो है 99% मैं मानता हूं कि लोग उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो युवा है वो यदि सिर्फ सोशल मीडिया पर रहेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी हैं जो लगातार सिर्फ सोशल मीडिया पे, तो जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो पता नहीं चलता घंटे कैसे गुजर गए। अब स्क्रॉल कर रहे हैं। अब तो नया चस्का लग गया लोगों को रील्स देखने का। हम रील्स शुरू करते हैं 10 बजे, कब 10:30, 11:30 बज जाते हैं, पता नहीं चलता। आप किस रूप में देखते हैं युवा और सोशल मीडिया को?
सर्वप्रथम मैं तो आपको ये बोलूँगा रवि कि इसमें युवाओं की कोई गलती नहीं है। मैं युवाओं के पक्ष में हूँ। पहली पीढ़ी हमारी या हमारे पहले की पीढ़ी, ये इनकी गलती इसलिए है कि इन्होंने उस संस्कारों को ऐसे पैकेज में नहीं बांधा है कि वो युवाओं को अट्रैक्ट कर सके। युवाओं का बेसिक टेंडेंसी है कि वो चंचल है। उस चंचलता को बांधने की ताकत अगर हमारे में नहीं थी तो आज किसी को दोष देने का अधिकार भी किसी को नहीं है। बिल्कुल। आप अपने संस्कारों को, आप अपने किताबों को, आप अपने जो भी हम हमारी धरोहर कहते हैं, उसको इंटरेस्टिंग ही नहीं बना पाए। बिल्कुल। अब उससे इंटरेस्टिंग अगर कोई, उससे अगर थ्रिलिंग चीज, उससे अगर सेंसेशनल चीज अगर उनको मिलती है तो उनकी क्या गलती है? ये हमारी है, हमारी धरोहर हमने सही तरीके से दी नहीं है। हम घर में पैर नहीं पड़ते और बच्चों को बोलते पैर पड़ो, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल। मेरा सिंसियर ओपिनियन ये है रवि कि आज का युवा झुकना चाहता है, पैर पड़ना चाहता है, पर समाज में वो आदर्शवादी पैर ही नहीं मिलते जिसके सामने वो झुक जाए। क्या बात है। तो आप पहले तो फिर, अब ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसके पैरेलल मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया उन्हें अट्रैक्ट करता है, वो थ्रिल देता है, वो एंजॉयमेंट देता है, और सारा का सारा उनका जो पीयर फैक्टर है, पीयर फैक्टर मतलब जो दोस्त है, जो लोग हैं, वो उसी में इन्वॉल्व है। तो अछूता कैसा रह सकता है इंसान? बिल्कुल। लेकिन ये पक्का मैं आपको, और शायद आप भी ये मेरे साथ मानेंगे कि सोशल मीडिया एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है जिसे अपने हैंडल करने से आप डिफेक्टिव बना सकते हैं। क्या बात है। सोशल मीडिया इज मेनी टाइम्स दैट वी पोस्ट इज अ फेक वर्ल्ड। यानी अगर आप लिंक्डइन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि एवरीबॉडी इज सक्सेसफुल इन देयर जॉब। करेक्ट। सबके पास जॉब है, सब अपने से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक देखेंगे या अगर आपको इंस्टा दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा मेरे से सब खुश है। यानी मैं अगर गोवा गया हूँ तो सामने वाला अमेरिका गया हुआ है, वो अमेरिका गया है तो सामने वाला और चांद पे गया है। ये वो जो चार फ्रेम जो बनती है जिसमें वो फोटो डाले जाते हैं जी, वो यही दर्शाने के लिए डाले जाते हैं, फोटोशॉप दर्शन, कि भाई आई एम मोर हैप्पियर, आई एम मोर सक्सेसफुल देन यू। मेरे और रवि के दर्शकों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि दूसरे के महल को देख के अपनी झोपड़ी ना जलाएं। क्या बात है। आपके पास जो है उसको आप कॉन्फिडेंटली विचार करें, चिंतन करें, उन क्वालिटीज़ को आप कैसे निखारना है, उस पर प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। इसलिए आप रवि जैसे युवकों को फॉलो करें, और हम जैसे कई बूढ़े बाड़ों को भी अगर देखना चाहें तो वो भी देख लिया करें, और वो ताकत करके सोशल मीडिया को उनका गुलाम होने के बजाय अपना गुलाम बनाएं। अपने तरीके से वो वाइल्ड एनिमल को डोमेस्टिकेट करें। क्या बात है। सोशल मीडिया, आप ये बताना चाहता हूँ कि आई गो टू कॉर्पोरेट्स टू टेक इंटरव्यूज। मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ और साइकोमेट्रिस्ट भी हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले जैसे लड़के लड़कियों की कुंडलियाँ मिलाई जाती थी जी, अभी नौकरी हो या छोकरी या छोकरा हो, अब सोशल मीडिया का टाइमलाइन देखा जाता है कि ये व्यक्ति किन लोगों को फॉलो करता है, कैसे लाइक्स करता है, क्या पोस्ट करता है, कैसे कमेंट्स करता है, बड़े लोगों के टाइमलाइन पर क्या इसके कुछ अच्छे कमेंट्स जाते हैं। उससे सोशल मीडिया से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अगर आप बता सकते हैं, सोशल एटिकेट्स आप अगर अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा सुंदर वेपन और इससे बड़ी सुंदर आज़ादी हमारे हाथ में कोई नहीं हो सकती। क्या बात है। यानी सोशल मीडिया को इफेक्टिव बनाना है या डिफेक्टिव, बिल्कुल ये हमारे हाथों में है। बिल्कुल आपके हाथ में शस्त्र दे दिया गया है, आप चाहे तो मर्डर करें, आप चाहे तो ऑपरेशन करें। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। वाल्मीकि को जब समझ में आ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वे सीधे सीधे साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। अंगुलीमाल को जब पता चलता है नहीं मैं गलत हूँ, जब रियलाइजेशन होता है तो बड़ी चीज़ ये है रियलाइजेशन, कि हमें अपनी खामियों का, गलतियों का, या हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका पता चले, और जैसे ही पता चले तुरंत हम सुधार लें। मान के चले कि जैसे हम पता चलता है गूगल फॉलो कर रहे हैं, रॉन्ग रूट ले लिया, गलत आ गए, तो तुरंत हम यू टर्न लेके वापस चले जाते हैं। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। सर आप आज IARS जो UPSC के बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, आप एयरफोर्स के साथ संलग्नित हैं,
आप अन्य बड़े बड़े संस्थाओं के साथ और शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ और अन्य बड़े बड़े संस्थाओं के साथ जुड़ करके उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने के लिए कि किस तरह से उन्हें कुछ बिहेवियर हो, साइकोलॉजिकल हो, अन्य चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली वर्क प्लेस पर। यदि वो कोई IRS है, जहाँ से अरविंद केजरीवाल जी ने खुद IRS पास किया है सर, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग देते हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो आपका वो सफ़र, वो 90 दिन का, और उस 90 दिन से जब आप वहाँ खड़े होते हैं, देश के UPSC परीक्षा से चुन करके आए हुए वो IRS, IPS या IAS अधिकारी जो कल बनने वाले हैं, और उनके हाथ में एक जिला होगा, आपको कितना अपने आप पर गर्व, या गर्व से अच्छा ये कहें कि क्या बदलाव दिखाई देता है, कितना अपने आप को आप खुशकिस्मत मानते हैं कि वो 90 दिन की तड़प और आज यहाँ खड़ा होना, इस दोनों के बीच के सफर को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मैं रवि के बाजू में बैठ के इंटरव्यू दूंगा। ये मेरे लिए एक उपलब्धि है। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद भी देता हूँ कि ईश्वर ने एक ऐसा व्यक्तित्व दिया है, कहीं कमी लगी है तो तोड़फोड़ करके ठीक भी किया है और ऐसा बनाया है कि मैं इस लायक हूँ कि भी रवि आज मुझे ये सवाल पूछ सकते हैं। मैं संसार का बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली इंसान अपने आप को मानता हूँ कि ईश्वर ने एक माध्यम बनाया है, उसकी रचना को और सुंदर स्वरूप में लाना है। बिल्कुल, चाहे चाहे वो आत्मिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, बौद्धिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, भावनात्मक तौर पे हो या आर्थिक लेवल पर हो। एक छोटा सा संदर्भ मुझे आपके सवाल से याद आता है, जिससे मैं शायद इसका जवाब दे पाऊंगा। मेरा एक आखिरी ऑपरेशन, जब एक्सीडेंट के दौरान बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, कुछ 8 घंटा, कुछ 6 घंटा, कुछ 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, बहुत सारे ऑपरेशंस होते रहे थे। तो एक आखिरी ऑपरेशन मेरा होना बाकी था। मेरी ये आँख जो है वो ब्लिंक नहीं करती थी, डेड थी, तो इस आँख को थोड़ा सा उन्हें सीना था, छोटा करना था ताकि वो पूरी कोलैप्स हो तो बर्न ना हो, विजन पे फर्क ना पड़े। तो ये ऑपरेशन मेरे अपने ही एक पारिवारिक मित्र हैं, उनने ये करना था और ये सवेरे 4 बजे के समय ये ऑपरेशन निश्चित किया गया और वो मेरा शायद उस वक्त का आखिरी ऑपरेशन था। और मैं ऑपरेशन से इतना तंग आ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इससे ज़्यादा टोचना, मुझसे ज़्यादा सुई लेना, स्टेरॉइड मुझे नहीं करना है। रात भर सो नहीं पा रहा था क्योंकि हाथ पैर तो सब बंधे हुए थे, सब कुछ नहीं कर पा रहा था और ऑपरेशन के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ भी आने लग गई थी। तो 2-1 बजे के आसपास रात की बात बता रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल में जब था मैं, तो मेरे एक प्रेरणा स्थान है, डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर गीता कुराडे मैडम, काका काकू बोलता हूँ मैं उनको। वो मुझे मिलने के लिए आए और मिलने के लिए आने के बाद मैं शायद वो भड़ास निकालने के लिए की तैयारी बैठा हुआ था, तो मैंने आकर वो काकू पे पूरी भड़ास उतारी कि ये क्या चल रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का गलत नहीं किया, लोगों को प्रेरणा दिया, ज़िंदगी में सबको आगे बढ़ाने में हेल्प की, क्या हो गया मेरे साथ, मुझे नहीं करना है कुछ। मेरी उस काकू ने जो मुझे बोला, मैं शायद उस चीज़ को यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा और वो चीज़, वो संदेश भी मैं शायद यहाँ देना चाहूँगा आपके माध्यम से। काकू बोली, बेटा सब सही है तुम्हारा, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि इतने अच्छे इंसान को इतना ज़्यादा ईश्वर ने तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे लोग क्या बोलते थे, इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का पाप होगा। मुझे तो नहीं मालूम भाई, पिछला जन्म अगला जन्म, उस वक्त चिड़चिड़ हो जाती है। और जब आप बिस्तर पे मरी हुई शैया की हालत में पड़े हैं तो दुनिया का कोई ज्ञान आप पर काम नहीं करता है, कोई आदर्शवाद आप पे काम नहीं करता है, आपको लगता है मुझे यहाँ से उठाओ, लेके जाओ, खड़ा करो। तो काकू मुझे कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा बेटा, मैं तुमको वादा करती हूँ कि तुम इस बिस्तर से उठोगे, फिर से 6 फीट 2 इंच से दुनिया देखना शुरू करोगे, फिर से वैसा ही तेजों में हो जाओगे। तुम्हें सारा का सारा जो तुम कर रहे हो वो इतिहास बन जाएगा, लेकिन ये इतिहास में सिर्फ एक ही चीज़ याद रहेगी कि इस दौरान तुम खुद से लड़े कैसे। वो तुमको या तो विजेता बनेगा या वो तुमको या तो लूज़र बनेगा। मैं जब भी आप जैसे व्यक्तित्वों को और बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाकर ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मैं उस बात को याद करता हूँ कि अगर इन लोगों के सामने खड़े रहकर मुझे कुछ सिखाने, समझाने का, बातचीत करने का, या बड़े बुजुर्गों के या हमारे धार्मिक ग्रंथों के, चाहे वो धर्म कोई भी हो, अगर वो उन तक पहुँचाने का अगर ईश्वर ने माध्यम बनाया है तो मैं शायद वो इतिहास जो अपना जो लड़कर आया हूँ
मैं आज विजेता जैसे महसूस करता हूँ। बड़ी विनम्रता के साथ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और अपना कार्य करते रहता हूँ। क्या बात है। 90 दिन का संघर्ष जिसमें हाथ पैर बंधे हुए हैं, खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए जीना है, और सबसे बड़ी चीज़ उन 90 दिनों में मेरे ख्याल से 9 लाख बार या 90,000 बार ये ख्याल आया होगा, उठा क्यों नहीं लेता। हाँ, हाँ, इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर था। हाँ। क्योंकि जब आप उस अवस्था में होते हैं जहां पर लोग आपके आसपास खड़े हैं और वे सिर्फ आपके साथ सहानुभूति के साथ जुड़े हैं, जी, लोगों को ये लग रहा है कि कहीं कहीं लोगों को लगता है हम कितना भी करें लेकिन मजबूरी ये करना तो पड़ेगा। हमारे आसपास जो लोग खड़े हैं जिम्मेदारी और यकीनन गर्व अभिमान के साथ हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप पर एक भाव आ जाता है मेरे कारण इतने लोग परेशान हैं। तो उसका जो उसके प्रति जो आपका अपना व्यवहार है आज वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि वो 90 दिन की तड़प आज एक सक्सेस, सफलता के रूप में दिखाई देती है। मैंने कई बार कई पोस्ट में, कई फोटोज में आदरणीय मैम को आपके साथ देखा है, काफ़ी मुस्कुराते हुए, और कई बार साथ साथ बैठकर डिनर करते और अन्य प्रकार की तस्वीरें देखी है। लेकिन प्रश्न ये है, बिना अर्धांगिनी के हमारी जो सहभागिनी है उनके साथ हम आगे बढ़ नहीं सकते। और विशेष रूप से इस प्रकार की सुघटना के बाद कहूँ मैं, आप जब उन्हें देखते हैं या उनका आपके प्रति, क्योंकि उनका बहुत महत्वपूर्ण या अभिन्न भाग आपके साथ जुड़ा हुआ है और उनका यदि साथ ना हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाएगी। आप जीवन साथी, हमारे जो जीवन संगी हैं, उन्हें और अपने आप को किस रूप में देखते हैं कि उनका आपको व्यक्तिगत रूप में, प्रोफेशनल लाइफ में कितना साथ मिला, मोटिवेशन मिला मैं कहूँगा, क्योंकि पत्नियां कई बार मोटिवेशन भी देती हैं। जी, सबसे पहले तो रवि, मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रश्न आपने मुझे पूछा। मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन अगर समर्पित है रवि, आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगा ही मैं आपको, लेकिन अगर मेरा जीवन अगर समर्पित है तो ये ईश्वर को समर्पित है सर्वप्रथम। वो मेरा परम पिता है, मेरा मित्र है, आदि गुरु है, आदि शक्ति है। माता पिता है, मेरे सास ससुर है, वो मेरे दोस्त से कम नहीं है। मेरे मामा मामी हैं। मेरे मामा मामी, आपको आश्चर्य होगा, सगे मामा मामी के अलावा मेरे एक ऐसे मामा मामी हैं जो मुस्लिम हैं। क्या बात। जो 40 साल से मदर उनको राखी बांधती है, उनकी वजह से उनको समर्पित है। मेरे अपने मित्र हैं जो कुछ ऐसे हैं जो उस वक्त साथ खड़े हो गए। और सर्वप्रथम अगर कोई है तो ये मेरे विद्यार्थी हैं। इन्होंने जो दुआएं मांगी है उसका असर है कि मैं आज आपके साथ ये बात कर पा रहा हूँ। जी, जाने अनजाने में अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो ये जीवन आप सबके लिए समर्पित है। पर आपने प्रश्न पूछा कि यहाँ पर मेरी अर्धांगिनी का जो बात आप कर रहे हैं, तो एक संदर्भ एक्सीडेंट के टाइम का बोलकर मैं शायद उसकी ताकत आपको बताना चाहता हूँ। एक्सीडेंट के दौर में मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। मेरा बेटा 1-1.5 साल का है। 1 साल पहले मेरे सगे छोटे भाई की डेथ हो गई थी। माँ बाप एक बेटा खो चुके थे और दूसरा बेटा जाने के मार्ग पे था। तो मैंने देखा कि माँ बाप नहीं रो रहे हैं और मेरी पत्नी नहीं रो रही है। माई वाइफ, हर नेम इज़ नेहा, और हमारा लव मैरिज है। तो नेहा का मतलब भी होता है प्यार। जी, वो नहीं रो रही है। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इसको शायद कुछ फील नहीं हो रहा है। शंका, और शंका आई तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। अब मैं ऐसी परिस्थिति में था कि मेरी चिड़चिड़ हो जाती थी। शारीरिक तौर पर सही नहीं चल रहा था, तो मानसिक तौर पर असंतुलित था। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको कुछ फील नहीं हो रहा है, और फील नहीं हो रहा है ये सोचकर मैं और अस्वस्थ होते जा रहा था और चिड़चिड़ाहट बढ़ रही थी। तो एक दिन आसपास कोई ना होते हुए मैंने मेरी जीवन संगिनी को पूछा कि नेहा, इतना सब कुछ हो गया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरे ससुर जी जो थे वो इकलौते ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा बहुत लगा था। बाकी हमारे एक बहुत प्यारे से अंकल उनकी डेथ हुई, और जो गाड़ी चला रहे थे वो मेरे नेहा के माने हुए बड़े भाई है, नागपुर के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर। उनकी आँख चलेगी आज, वो भी एक अलग परिस्थिति में है। तो मैंने पूछा तुमको कुछ नहीं लग रहा है?
आंख में एक आंसू नहीं देखा मैंने आपके। तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि संजय, ये याद रखना, मैं उनके सामने कभी नहीं रोना चाहती जो मेरे आंसुओं पर देखकर हंसे। क्या बात। मैं वो आंसू उनके सामने नहीं निकालना चाहती। मैं जानती हूँ मैं किस दौर से जा रही थी। बस उस दिन मैंने ठान लिया रवि कि अब मैं उन लोगों के सामने नहीं रहूँगा जो मेरे इस रोने का मजाक बनाए या मुझे उस हास्यास्पद स्थिति में लाएं। अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से उठूँगा। क्या बात। त्रिदेवों के भी ऊपर अगर कोई शक्ति कही जाती है तो वो आदि शक्ति होती है, और वो स्त्री को बताई गई है हमारे धर्मों में। स्त्री के जैसी कोई शक्ति नहीं है। तो आज जो भी मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, जो भी मेरी ताकत है, वो मेरी मदर है, मेरी जीवन संगनी है, ये उसको समर्पित है, या हम सबकी माएँ हैं, हम सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं जो अपना सब कुछ निछावर करके हमारे लिए सैक्रिफाइस करके हमको आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमने अपने आप के समाज की ऐसी परिस्थिति बनाकर रखी है आज के डेट में कि हम जो सबसे दुनिया में कठिन अगर कोई ऑक्यूपेशन अगर बोला जाए, हमने उसे सबसे सस्ता ऑक्यूपेशन बनाकर रखा है। हम वर्किंग विमेन को बहुत महत्व देते हैं। मैं समझता हूँ एक गृहिणी को, एक घर बनाने वाली माता बहन को हमने इस समाज में सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए, जो हमारा पहले हुआ करता था। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक बार मैं ऐसे मजाक मस्ती में मेरी वाइफ को बोला, बहुत अच्छा लेक्चर देकर आया, आप थोड़ा सा लाइट मोड में लेकर आता हूँ आपको, मैं अच्छा लेक्चर दे के आया और मैं आके जाके जो ताव मारा वाइफ पे, बोला देखा कितना अच्छा लेक्चर दिया, ऑटोग्राफ हुए, फोटोग्राफ हुए, सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहा हूँ, शेर हूँ शेर, तुम्हारा आदमी शेर है। तो मेरी वाइफ कहती है ये मत बोलना कि दुर्गा शेर पे बैठ के आती है। क्या बात है। तो ये जो अर्धनारी नटेश्वर का जो बैलेंस होता है हर व्यक्ति के अंदर, स्त्री और पुरुष ही एक दूसरे के पूरक है। क्या बात। मैं शायद उसके बिना अस्तित्वहीन हूँ और आज जो भी हूँ वो उसको समर्पित है। क्या बात है। आपने जिस तरह से बताया कि उनके सामने कभी नहीं रोना है, जो हमारे आंसुओं का मजाक उड़ाएं या उसको समझ ना पाएं, क्योंकि मजाक ना उड़ाएं तो समझ नहीं पाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी गलती आज के समाज में ये है, हम हर किसी के साथ अपना रोना रोते हैं। हाँ। हम लोगों को बताते फिरते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज युवाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में 5 वो कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें यदि वो पहले दूर करें, जिन्हें वो सबसे पहले सुधारें, तो उनको आगे बढ़ने में या सक्सेस पाने में बहुत आसानी होगी। मैं अगर 5 के बजाय 1 ही बोलूँ तो चलेगा? स्वागत है। क्योंकि 5 के बराबर 1 है जी। स्वयं पर संशय करना बंद करें। क्या बात है। सेल्फ डाउट इज वेरी हार्मफुल। अगर खुद पर भरोसा ना हो बच्चों, तो पैदा करने वाले माँ बाप पे भरोसा करें। क्या बात है। वो दोस्त जो आपके लिए आपके घर में बचपन से गालियां खाता आ रहा है और आपकी बहुत सारी बचाते आ रहा है, उस पर भरोसा करें। वो जो बहन जो आपसे रात को कमरे में जगह के लिए लड़ लेती है, लेकिन कोई तीसरा इंसान अगर आ जाए तो उसके लिए वो शेरनी जैसे टूट पड़ती है, उस बहन भाई पर भरोसा करें। क्या बात। शायद मेरे ख्याल से इस समाज पर भरोसा करें जो आपके माध्यम से अपने आप के उत्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। इस देश के ऊपर भरोसा करें जो आप पर भरोसा टिका कर बैठा है कि आज का युवक कुछ करेगा जिंदगी में, और इस देश का नाम दूसरे देशों से अग्रिम सूची में लेकर आएगा। क्या बात। खुद पे भरोसा कीजिए रवि, और भरोसा करते हुए उस भरोसे को चैनलाइज कीजिए, उसको शेप में लाइए। थोड़ा सा समय के हिसाब से कदम ताल मिलाकर अपने भाषा पर काम कीजिए, अपने प्रस्तुतिकरण पर काम कीजिए, आईटी सेक्टर को अपनाइए, डेवलप कीजिए, वो समय के साथ कदम ताल मिलाकर। और ऐसा खुद को अकेले को पॉसिबल ना हो तो ऐसे छोटे छोटे आप जैसे युवा प्रेरणा हैं उनको जाके मिलिए, उनसे कुछ सीखिए, और ये अगर करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सरल हो जाएगी। और इसका एक गुरु मंत्र ये भी देता हूँ, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बात है। एक्सेप्ट कर लीजिए एंड लिव इन समथिंग कॉल्ड एज नाउ। आज में जीना शुरू कीजिए फ्यूचर का प्लान करते हुए। क्या बात है। हमारी समस्या ये है कि हम अतीत के बारे में सोचते हैं,
भविष्य के बारे में सोचते हैं पर आज के बारे में नहीं सोचते। हम कल क्या थे, कल क्या होंगे, ये तो बहुत सोच लिया, आज में जो जिएगा सही रूप में वही सफल है। आपकी नज़र में छोटे छोटे उत्तर चाहूँगा, और जैसे जिस तरह से हम चाहेंगे कि कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं आपसे समझना चाहेंगे। सक्सेस को आपकी नज़र में। When hard work meets opportunity. कंट्री। Existence of the self. क्या बात है। पॉलिटिकल पार्टीज। Irresponsible. क्या बात। If becoming responsible, India is a superpower. यूथ। The center of the word youth is you. क्या बात है। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। Very important in life. As an inspiration to each other. Provided they share each other's career and make each other successful. कोई नहीं बोलेगा आपको साथ में आने से। नेबर्स। Sorry? नेबर्स। पड़ोसी। Your first relatives. क्या बात है। जब हमारे यहाँ कोई खड़ा नहीं होता, चाची लखनऊ रहती हैं, रवि देहरादून रहते हैं, संजय जी नागपुर रहते हैं, सबसे पहले मदद करने कौन आता है? हमारा पड़ोसी। चाहे फिर वो रात को सिलेंडर खत्म हो जाए तब, धनिया खत्म हो जाए तब, और एक प्याज मांगने तक ले सिर्फ हम उसी के पास जा सकते हैं। हम नागपुर नहीं जाएंगे, देहरादून नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है। स्कूल। अब यहाँ इसलिए रुक गया हूँ, वो मंदिर जहाँ गुरु एक ईश्वर है और आप अपने डेस्टिनी को बना सकते हैं। क्या बात। मैं रुक इसलिए गया हूँ कि आर वी स्टिल रिस्पॉन्सिबल, बस ये विचार मन में आया इसलिए रुक गया। पर स्कूल एक मंदिर है। स्कूल एक मंदिर है। टीचर्स। पालकों का एक ज्ञानी स्वरूप। क्या बात है। दो महत्वपूर्ण शब्द। पेरेंट्स। यानी क्या कहें, मैं जैसा देश के लिए कहता हूँ वैसे पेरेंट्स के लिए भी हमारा अस्तित्व, दो ऐसे अस्तित्व अपने ज़िंदगी में जो सिर्फ और सिर्फ आपसे आस लगा कर बैठे हैं कि ये मसीहा हमारे यहाँ जो पैदा हुआ है वो हमें इस दुख दर्द से दूर ले जाएगा, और जो सुख शायद हमने ज़िंदगी में देखे वो इसे मिल जाए, और वो जो जिसको हमने बोया है ज़िंदगी में, वो जो वटवृक्ष बना है, भले ही हमें फल ना दे पर छाया तो ज़रूर देगा। क्या बात है। हमारी ज़िंदगी में हमारी सफलता से दो ही ऐसे हैं जो कभी चिढ़ते जलते नहीं हैं, एक पालक माता पिता और दूसरे हमारे टीचर्स। बिल्कुल। मैं अब बेसिकली क्या कहूँ मैं, अगर मैं को बोलूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर, बट हर पॉसिबल इम्पॉसिबल, पेशेंस इम्पेशेंस या इम्प्रूवमेंट में ये जितना भी चीज़ होता है ना, ये सारा का सारा डिफरेंस जो लाता है वो है आय। अगर आप मी को वी में बदल देंगे, क्या बात है, तो इलनेस जो है वो वेलनेस में बदल जाएगा। वाह। इलनेस से वेलनेस पे जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस केवल सोच का अंतर है। आखिरी प्रश्न लूँगा। आपने जो चर्चा की और चर्चा के साथ में बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने मिला, और हमारी कोशिश ये थी कि आपकी अपनी ज़िंदगी से एक वो महत्वपूर्ण 90 दिन लोगों तक पहुंचाया जाए जिन 90 दिनों में आज की तारीख में करीब 5 लाख से अधिक युवा इंस्पायर हो चुके हैं। 5 लाख से अधिक युवा जो आते हैं, मैंने कहा था शुरुआत में, चेहरे पर शिकन लेकर, लेकिन जाते हैं चेहरे पर स्मार्टनेस के साथ, मुस्कुराते हुए जाते हैं। इसका मंत्र उनको यदि आप देते हैं तो मेरी अपनी सोच है कि उन 90 दिनों में से निकली है। बिल्कुल। और वो ऐसे 90 दिन थे जहां पल पल क्षण क्षण से केवल एक ही डर था, अब क्या होगा, बिल्कुल, व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल। और अब क्या होगा कि सोचने
न जाने दिमाग में कितने प्रकार के फितूर डाले, लेकिन जब आज आप यहाँ बैठते हैं तो वो 90 दिन कभी अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है, क्लास नहीं है, पौंजी भी नहीं है, कोई नहीं है, अकेले में बैठने के बाद या बिस्तर पर कभी नींद नहीं आ रही और करवट बदल रहे हैं, वो 90 दिनों में से या कुछ और याद आता होगा। मेरी अपनी दानियों भारत की अपनी ये सोच है कि सोसाइटी के, समाज के उन व्यक्तियों को आपके सम्मुख लाया जाए जिन्होंने अपनी जिंदगी से इंस्पायर होकर समाज को कुछ देने का सोचा है, जिम्मा उठाया है। उनमें से डॉक्टर संजय जी एक हैं, डॉक्टर संजय रक्काटे, जो ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी के CMD हैं, डायरेक्टर हैं, और इस संस्था में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे विशेष रूप से, मैंने पहले कहा था, अंग्रेजी तो सीखते ही है, जिंदगी सीख करके जाते हैं और अनुशासन सीख करके जाते हैं। चाहे मॉल हो या फुटारा की चौपाटी, चाहे मंदिर हो या कब्रिस्तान, कहीं भी मिलेंगे तो चरणों में गिर जाएंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया बोला। और न सिर्फ गिरेंगे बल्कि कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव रखेंगे कि हम जो भी हैं वो आपके कारण है। और ये भाव जिस युवा ने आज सीख लिया वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं जा सकता। और एक बहुत बड़ी चीज़, यदि आपने गौर नहीं की है तो मैं दोबारा से उसे दोहराना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, एक्सेप्टेंस। यदि आपको एक्सेप्ट करना आता है तो आपके घर में पति और पत्नी के झगड़े बंद हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के झगड़े बंद हो जाएंगे, पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते सुधर जाएंगे, साथ काम करने वालों के रिश्तों में सुधार आ जाएगा। चाहे किसने गिराई, कोई बात नहीं, मैंने गिरा दी थी। स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। हम तो किसी की गाड़ी का इंडिकेटर तोड़ के भी भाग जाते हैं तो बोलते हैं मैंने थोड़ी किया। कहीं ना कहीं ये भाव हमें पतन की ओर ले जाता है। तो आखिरी सवाल मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, जो यहाँ पर यूथ आता है उनमें और उन युवाओं के माध्यम से हमारा जो समाज है, इस समाज के सामने हमारे यहाँ इस वक्त युवा राष्ट्र के रूप में हम जाने जा रहे हैं। करीब 29 की उम्र से अधिक के आसपास के युवा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं और ये युवा देश का सपना है। लेकिन इन युवाओं के आधार पर ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी है या अन्य संस्थान है, इन सभी का कहीं ना कहीं ये मोटिव है कि ये समाज को आगे ले जाएं। आपको क्या लगता है हमारे आज के युवाओं की सोच को लेकर के, क्योंकि समाज में यदि ये जिम्मेदार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य पतन में चला जाएगा। क्या कहेंगे आज के समाज को, आज के युवाओं को, युवा सोच को और ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी के अपने अब तक के अनुभव को, जो युवाओं के साथ आपका तालमेल बैठता है, उनके साथ आप बातचीत करते हैं। कई ऐसे हैं जो आकर के अपनी पारिवारिक घर की समस्याएं भी बताते हैं। मैं लोगों को बता दूं, यदि आप फीस नहीं दे सकते तो फीस माफ भी हो जाती है। बिल्कुल। यदि आप कहीं किसी प्रकार से इंटरव्यू में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं तो आप रात में फ़ोन करिए, सुबह आपके लिए क्लास अरेंज हो जाएगी। यानी आपका एक प्री इंटरव्यू होगा, फिर आप जाकर फाइनल इंटरव्यू दे आइए और जिस फील्ड से हैं उस फील्ड का इंटरव्यू आपके लिए कंडक्ट होगा। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, इससे समाज को, यहाँ आने वाले युवाओं को क्या मिल रहा है और ये युवा आगे जाकर के समाज के लिए किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? आपने तभी एक सवाल पूछा था, आय का मतलब आपके लिए क्या है? जी, मैंने मिरर कहा था। मुझे नॉर्मल ये ऐसा कहना था पर मैं रुक गया वहाँ पर। मुझे कहना था इसलिए मैंने इतना बड़ा गैप लिया। आय का मतलब है आय, योर आइज, हाउ यू सी योरसेल्फ इन द मिरर। क्या बात है। तो जब आप जैसे कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर उन 90 दिनों के बारे में और युवकों के बारे में जो आपने बहुत ही प्यारा, और शायद वो हमारा अंतिम प्रश्न है जी। तो मैं जब ये सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे किस बात ने इतना सब कुछ करने की प्रेरणा दी। अगर मैं सोचूं, नो डाउट कुछ नाम मैंने कुछ पहले लिए हैं, लेकिन अगर मुझे किसी बात ने प्रेरणा दी तो ये जो अथांग महासागर है प्यार का मेरे आसपास, मुझे हमेशा से ये लगते रहा है कि अगर इतने प्यार करने वाले मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे फरिश्ते हैं, तो मुझे उनको कुछ देना बनता है। क्योंकि मेरे माध्यम से आप हैं, हमारे कैमरामैन जी हैं, या जो भी लोग हैं संसार में जो पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं
तो हम अपने माँ बाप से संस्कार पाते हैं। बिल्कुल। ये संस्कार लेकर हम समाज में जब जाते हैं तो हमारा समाज ये हमें साधन देता है। फिर जब ये संस्कार और साधन जब मिलते हैं तो हम अपने जीवन में जिंदगी का उत्थान करने का संसाधन निर्माण करते हैं। और जब ये पा लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आप उस जगह पर अगर पहुंच चुके हो तो अब आपको समाज को वो वापस करना है। क्या बात। ताकि कोई और व्यक्ति उस साधन संसाधन का प्रयोग कर सके, आपके ज्ञान और अनुभव का प्रयोग कर सके। देश का स्वास्थ्य चर्चा का मंच ये आप लेकर आए जी। क्या कर रहे हैं आप इस माध्यम से? जो आपने पाया है वही तो लौटा रहे हैं। उसमें मेरे जैसे एक सर्वसाधारण ऑर्डिनरी इंसान का आप उपयोग या जो बोले आप वो माध्यम लेकर चल रहे हैं। और रवि, जिंदगी में बहुत महान काम करना जरूरी नहीं है, मैं मानता हूँ। जो जिस स्थिति में, जिस लेवल पर, जिस स्थान पर बैठा है ना, वहाँ का वो कर्तव्य ही ईमानदारी से कर ले तो देश बड़ा सुचारू रूप से चलना चालू हो जाएगा। हमें अपनी जिम्मेदारी ढकेलने के बजाय अगर खुद की जिम्मेदारी उस पोस्ट की, उस डेजिग्नेशन की, उस रिश्ते के एनवलप की, कि बेटा हूँ तो ये काम करना है, नागरिक हूँ तो ये काम करना है, अपन उतना कर लें। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना जो घर का कचरा बड़ी ईमानदारी से साफ करते हैं। बिल्कुल। और वो कचरा जब लाकर अपने गेट के बॉर्डर पे छोड़ देते हैं तो वो जो मेरा कचरा है, फिर वो जो हमारा कचरा बन जाता है, वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है ऐसा सोचकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। मैं इस चेयर पर बैठा हूँ, आप उस चेयर पर बैठे हैं, आप बड़ी विनम्रता से, प्यार से इस चेयर का संगोपन करेंगे, इसको संभाल कर रखेंगे। यही अगर हम अपने थिएटर में जाते हैं, पब्लिक यूटिलिटी हॉल्स में जाते हैं, तो हम इसी को उंगली करके फाड़ते रहते हैं, क्योंकि ये मेरा है और वो हमारा है। वो मेरा और हमारा अगर हम युवा जो है वो छोड़ दें और सब कुछ अगर हमारी जिम्मेदारी है ये सोचकर अगर चले, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती स्वर्ग थी, स्वर्ग है और स्वर्ग रहेगी। ये जो हम सोने की जो चिड़िया है उसको अब हम जो सोने की चिड़िया बना रहे हैं, वाह, वहाँ से उठाने के लिए अब खुद को जागना होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। एंड ऑलवेज रिमेंबर डियर एंजल्स एंड फ्रेंड्स, द सेंटर ऑफ यूथ इज यू। क्या बात है। और जिस तरह से आपने एक लाइन कही, वाक्य कहा, सोने की चिड़िया थी और अब सो गई है, उसे जगाने की आवश्यकता है। दरअसल चिड़िया कोई सोने की नहीं थी, यहाँ के लोगों का स्वभाव सोने का था। बहुत बढ़िया। यहाँ के लोगों के बर्ताव, रहन सहन, अन्य चीजें सोने की थी। भेदभाव नहीं था, पड़ोसी भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, दोस्त भी आगे बढ़े, हर सड़क पर चलने वाली महिला का सम्मान, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन आपने जिस तरह से उदाहरण के साथ समझाया, आज राष्ट्र को, समाज को जाग करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसे कोई बदल सकता है तो केवल युवा बदल सकता है। क्योंकि आईआईटी से निकल करके कई युवा हैं जो खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, जो गांव को सुधारने का काम कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या 1, 2 या कुछ है, लेकिन इनको ये मुट्ठी तब बंधेगी जब इनके साथ अन्य लोग खड़े होंगे, और खड़े होकर के हम और आप कह सकेंगे हमारी जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि मेरा। तो डॉक्टर संजय जी, जिस तरह से आपने द न्यू भारत के लिए समय निकाला और नागपुर के हमारे इस पूरे सफर में अब तक हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें एक ये प्रेरणादायी कार्यक्रम है। कारण ये है कि यदि आप नर्वस हैं, मैं किसी ने मुझसे पूछा था मोटिवेशनल किताबें और मोटिवेशनल कहानियां क्यों सुननी और पढ़नी चाहिए, या मोटिवेशनल वीडियो क्यों पढ़ने चाहिए, तो हम शर्ट पर इस्त्री करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं। ये 2 ही उदाहरण काफी है कि दिमाग में जैसे ही नकारात्मकता भरे, डॉक्टर संजय रक्टाटे जी का ये वीडियो देख लीजिए। और इसकी शुरुआत की यदि 10 मिनट आपने देख लिया और पूरा नहीं भी देखा, लोग स्वार्थी होते हैं, कहते हैं पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य चीजें। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, यदि आपने शुरुआत के 10 मिनट देख लिया तो आखिरी तक देखने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। लेकिन आपको जीवन में क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं, जीवन को छोड़कर। वाह वाह। तो डॉक्टर संजय जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और इसके पहले कहीं व्यस्त थे, हमारे लिए विशेष रूप से उपलब्ध हुए, सर बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं द न्यू भारत के साथ बात करके आपको आनंद आया होगा।
अपने जीवन का एक स्वर्णिम क्षण रहेगा। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके बाजू में बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। और कॉफ़ी विद डॉक्टर संजय जी, जिसमें मेरी कॉफ़ी बच गई है, मैं बाद में जरूर खत्म करूँगा, ठंडी हो गई है, इसे बदलवा करके ज़रूर लूँगा। डॉक्टर संजय जी के ऊपर इतना विश्वास है कि अच्छी कॉफ़ी दोबारा फिर से यही इसकी जो खूबसूरती है इसी तरीके से दोबारा गर्म कॉफ़ी के रूप में मिलेगी। कोल्ड पसंद नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी देहरादून में रहने के बाद कोल्ड बहुत है। तो बहुत शुक्रिया। द न्यू भारत के साथ हमारी ये मुहिम है कि हम समाज के भीतर स्वस्थ चर्चाओं के मंच को आगे बढ़ाएं और उसे आगे लेकर जाएं। सही रूप में ये समाज आज संवाद की कमी से जूझ रहा है बिल्कुल, और हम संवाद को सुसंवाद बना करके लोगों के सामने लाना चाहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम ने एक कोशिश की है कि आपको पसंद आता है तो जरूर आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, जिसमें कि नागपुर का सफर जारी है और कुछ और कार्यक्रमों के साथ हम नागपुर की धरती से आपके बीच फिर उपलब्ध होंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोरोना में अपना अपनों का विशेष रूप से ख्याल और ध्यान रखें, जहां रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।